सामने लगभग 190 अंक नीचे यूएस फ्यूचर्स चल रहे हैं। लाल निशान आपको यूरोपियन मार्केट्स में भी आता हुआ दिखेगा और एशियाई क्लोज जो हुआ है वो भी कोई खास पसंदीदा नहीं हुआ। बताइए क्या आपकी रणनीति है और कहां आपका रुझान है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? बाजार में गिरावट अब 5वें दिन। विशाल जी, देखिए मार्केट में लंबे अवधि के लिए अगर कुछ लेना हो आपको तो इस टाइप के जो दिन रहते हैं, इस टाइप के जो मार्केट में माहौल रहता है, ये बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि आपको अच्छी चीजें सेंटिमेंटल कारणों की वजह से सस्ते में मिल रही है। जो सेल ऑफ आया है वो कोविड के केसेस की जो आंकड़े हैं मुंबई में वो बढ़ने की वजह से आया और वो स्वाभाविक है। लोकल ट्रेन की शुरुआत हुई, इतने लोग साथ में निकलना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आएगा। अब उसको काबू में अगर रख लेते हैं तो यही चीज पलट जाएगी 4-5 रोज बाद। सो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटली अच्छी चीजें हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं जहां पे इसको लेके, ये आंकड़ों की टेम्पररी सर्च को लेके कोई आपत्ति नहीं है, उस केस में आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। फॉर एग्जांपल आप आईटीसी देखिए, आईटीसी आज एक्स डिविडेंड हो गया, 5 रुपए डिविडेंड गए तो उस वजह से थोड़ी गिरावट उसमें आई और बाकी की मार्केट के माहौल की वजह से आई। यही चीज आपको दिख रही है एलएनटी में। आज एलएनटी भी गिरा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ है। सो मार्केट जब ऑल टाइम हाई की तरफ हो, जो बड़े स्टॉक्स जब इतनी ऊपर हो तो ये स्वाभाविक है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो आएगी। और ये एक मौका या एक एक्सक्यूज चाहिए होता है मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग का, वो होता है। और उस टाइम अगर आप लेके रखें और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो आई एम श्योर कोई गलती उसमें नहीं होगी। हाँ, ये कहना चाहूंगा कि रिजल्ट सीजन के बाद जो कंक्लूजन निकला है वो ये है कि अच्छी कंपनीज जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं उनकी विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स और वो देखते हुए उनको कोई आंच आएगी नहीं। और मार्केट के ऊपर के लेवल्स जो इंडिसेस के जो है वो थोड़े बहुत आपको गड़बड़ाते हुए दिखेंगे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, बट अदरवाइज फंडामेंटली कोई टेक्सचर मार्केट का अभी भी बाय ऑन डिप्स के अलावा नहीं बदला। चलिए, तो कॉपर स्पेस में आप शानदार रैली देख रहे हैं। वेदांता में हिंदुस्तान कॉपर की चर्चा नहीं करते क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। आपका पसंदीदा काउंटर क्या होगा? नहीं, अनडाउटेडली कॉपर का जो बुल रन है वो बहुत पॉजिटिव है और इन सारे प्लेयर्स के लिए। हिंडाल्को के पास भी कॉपर की एक्टिविटी अच्छी खासी है, बट उनका जो कॉपर का प्रोडक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर इस्तेमाल में ज्यादा नहीं लागू पड़ता, इसलिए वो इतना नहीं शायद इम्पैक्ट उस पर आ रहा। बट वेदांता के पास है, कॉपर माइंस जिनके पास है जैसे हिंदुस्तान कॉपर, इनके लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा शैली की, ये जो मेटल्स में जो रैली है इसमें दो पहलू आप समझिए कि एक तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक डिमांड लेड कंजम्पशन जो है उसकी वजह से आपको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इनका सारा रियलाइजेशन अच्छे रहेंगे, मार्जिन अच्छे इंप्रूव कर पाएंगे ग्रोथ के साथ टॉप लाइन की। बट ग्लोबली भी मेटल्स का जो फेज चल रहा है, कमोडिटीज का जो बुल रन चल रहा है वो बहुत सहारा दे रहा है। इस वजह से आज मार्केट चाहे ढीली ढाली हो बाकी सब क्षेत्रों में, लेकिन मेटल्स में अभी भी चमक दिख रही है हमको। तो इस वजह से ये है कि मेटल्स में जो अगर लोग रह गए हो, इवन बेसिक मेटल्स में, उनके लिए भी अच्छा खासा मौका है अभी भी इसमें पार्टिसिपेट करने का, चाहे वो फेरस साइड पे हो यानी स्टील साइड पे हो या वो एल्यूमिनियम साइड पे हो या कॉपर साइड पे हो। बट सिर्फ बैटरी कंजम्पशन को लेके ये नहीं है, मेरे ख्याल से ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म अपट्रेंड जो है ग्लोबल नेचर में है और इस वजह से ये थोड़ा सा लंबा भी चल सकता है। तो मेटल में जल्दबाजी ना करें प्रॉफिट बुक करके निकलने की, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं जिन लोग के पास है, क्योंकि हम लोग ने कई बार लोगों को इसमें निवेश करने की सलाह पहले दी है। तो वो राय ये है कि इसको होल्ड करके रखें। वहां पर गोल्ड पर आपको आती हुई दिख रही है। चलिए, गोल्ड में देखिए फिलहाल जो बाकी करेंसी में और बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स में रिकवरी जो दिखी है, और खास करके हमने देखा है जब भी डॉलर इंडेक्स 90 के ऊपर कूच करता है तो गोल्ड में थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर आ जाती है, क्योंकि इनवर्स कोरिलेशन होता है। डॉलर की स्ट्रेंथ गोल्ड की वीकनेस मानी जाती है और उल्टा होता है, जब डॉलर वीक होता है तब गोल्ड आपको थोड़ी चमक ज्यादा दिखाता है। तो एक चीज बहुत मेरे हिसाब से तो वो है कि चाहे लोगों की अटकलें जो भी लगा रहे हो कि बिटकॉइन विल सब्सटीट्यूट गोल्ड, मैं तो ये नहीं मानता, क्योंकि गोल्ड की यूनिवर्सलिटी जो है और वो जो अंडरलाइंग एसेट जिसके ऊपर करेंसी सिस्टम हमारा बेस था, उसकी वजह से उसकी महिमा बहुत ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वो बिटकॉइन रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बिटकॉइन इज अ फ्लेवर जो थोड़ा सा एक नैरो सेगमेंट को ही केटर करता है और उसके निवेशक जो भी है ट्रेडर्स है वो बहुत ही कम है।
अब जहां तक गोल्ड की चाल की आगे की बात है, मुझे लगता है कि अगर मार्केट में जो जिस हिसाब से आपने शुरुआत में आज सुबह भी ये दर्शाया लोगों को कि यूएस मार्केट से अंदेशा ये आ रहा है, बॉन्ड यील्ड्स हार्डन हो रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ सकता है, और उस लिहाज से थोड़ी बहुत वीकनेस मार्केट में दिखेगी। गोल्ड इसी समय चलता है। तो अगर गोल्ड जो पिछले डॉलर टर्म्स में बताऊं आपको, जो 1760 के करीब था मेरे ख्याल से, जो लो अभी जहां से शुरुआत हुई थी और 2000 के ऊपर गया था, वैसी चाल आपको शायद फिर से दोहराते हुए मिले। बट गोल्ड की चाल हमेशा थोड़ी धीरे रहती है, स्टॉक्स जैसी नहीं रहती, तो हम लोग थोड़े पेशेंस खो बैठते हैं उसमें। बट इस लेवल पे या इसके नीचे कई एचएनआईज ने एलोकेशन करना शुरू किया है गोल्ड की तरफ, और उसको एक हेज मानी जाएगी। सो 1800 के नीचे अगर आज आपको गोल्ड मिल रहा है, और हो सकता है 1740 1760 तक भी जाए, तो और ऐड कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू स्टार्ट बाइंग। चलिए, तो मैं ये जानना चाह रहा था, दो बातें हुई। कल यूएस मार्केट्स में बहुत ही अच्छी इंट्राडे लोज से रिकवरी, और भारतीय बाजारों में आप कई ऐसे सेक्टर्स चलते हुए देख रहे हैं जिनके पीछे जो चाबी या चाबुक है वो दिल्ली के हाथ में है। बताइए, क्या रुझान आपका बाजारों में आज, और फिर लक्ष्मण जी को दो अहम खबरों के लिए दिल्ली से जोड़ेंगे। लेकिन दीवान साहब, पहले आपसे जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग रेस्ट ऑफ द पैनल। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सेटअप इस वजह से मुझे लग रहा है कि हमने 2 दिन पहले भी देखा था, जब मार्केट में थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट शुरू हुई, और चिंता के कारण तो सभी को पता है, जो यूएस फेड के उसको लेके थे कि इन्फ्लेशन वहां शायद बढ़ जाए, डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर हो जाए, तो जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता था। बट कल की जो चाल जिस हिसाब से पलटी है यूएस मार्केट के इंडिसेस में, उससे साफ जाहिर है कि फेड का सपोर्ट लिक्विडिटी को लेके, बिनाइन इन्फ्लेशन को लेके वो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। और वही आपको हमारे एसजीएक्स में भी आज झलक रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि सरकार ने डाइवेस्टमेंट पे जो मुहिम शुरू की है, जो बजट में जिसका बिगुल बजा था, उसके ऊपर ठोस अमल हो रहा है। अब नुमालीगढ़ रिफाइनरी को आप देखिए, जो बीपीसीएल के लिए उन्होंने एक रास्ता साफ किया ऑयल इंडिया ईआईएल को शामिल करके, उससे अब आप स्ट्रेटेजिकली किसी भी इन्वेस्टर को लाएंगे तो बीपीसीएल में वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वहां अनलॉकिंग होगी तो आपका एससीआई और कॉनकॉर में हो जाएगी। कॉनकॉर के लिए जो इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं। सो आप देखिए 365 370 वाली चीज आज 560-70 हो गई। तो ये जो वैल्यू अनलॉकिंग होती है, इसमें लोगों की पेशेंस थोड़ी सी ट्राई होती है, लेकिन पैसा जरूर बनता है। और आज के जो सबसे बड़े डिस्कशन में मैं सुन रहा था, आपने जो बताया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इसमें से निकासी होगी निफ्टी में से, जब जब ये ऐसा होता है तब आपको अच्छे स्टॉक्स को लेने का मौका मिलता है। तो मैं तो ये मानूंगा कि अगर कोई भी डिप आती है, गेल पे कोई प्रेशर आता है इस वजह से, तो आपको उसको फंडामेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखने की बिल्कुल चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि गैस पे जो फोकस सरकार का है और आगे चल के जो फ्यूचर दिख रहा है, और इस टाइप का दिग्गज कंपनी को बनाने में जो समय और जो मेहनत लगती है, उसको आप नकार नहीं सकते। तो ये इस मुद्दे पे जो गिरावट है, फॉर मी इट इज अ बाइंग ऑन डिप काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। और एक स्टॉक जिसका जिक्र करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो, जो डाइवेस्टमेंट की जो सूची है उसमें नाम नहीं आता, डिस्कशन कुछ समय से कम हो रहा है, परफॉर्मेंस भी ढीला डाला था। बट जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ पे पोर्ट्स का हुआ है शैल जी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें खास करके जो अदानी ग्रुप ने इतने 11-12 पोर्ट्स जो एक्टिवेट किए हैं और एक्सपोर्ट्स पे फोकस, उसमें आपको एक छोटी सी कंपनी है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है सरकारी, पर कंपनी बड़ी नहीं है। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहां भी कहीं ना कहीं सरकार मोनेटाइज करने की चेष्टा अगर करेगी तो इसमें बहुत बड़ी जान आ सकती है, क्योंकि इनके पास जो एक्सपर्टीज है वो जो पोर्ट्स को चलाने की, जो पोर्ट्स को रेगुलर बेसिस पे जहां ड्रेजिंग और क्लीनिंग करनी पड़ती है, जहां सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे कामकाज की वजह से इसके भी आगे चल के, बट ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आज इसमें आज ही कोई चाल आ जाए ऐसी बात मैं नहीं मानता, बट मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसमें भी कुछ एडिशन किया जा सकता है। जी, तो दीवान साहब, आपने मूड